Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran sir from FEI. This is class 7th history, chapter number 10, 18th century political formations. This is the lecture number first of this chapter. Let us start the first topic. The crisis of the empire and the later Mughals. अगर हम बात करें इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, तो हमें सबसे पहले जो अलग अलग फ्रेगमेंटेशन हुई इंडियन एम्पायर में 18th सेंचुरी में, जो इंडिया में अलग अलग हिस्से हुए, जो कि एक बहुत बड़ी डायनास्टी इंडिया में हुआ करती थी, मुगल एम्पायर। तो उसका खात्मा हुआ और उसके बाद कौन कौन सी चेंजेस आई, तो उन चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें, जो मुगल एम्पायर यहाँ पे थी, जो काफ़ी बड़ी एक वास्ट एम्पायर थी, लेकिन क्या कहें हम 17th सेंचुरी के खात्मे तक अगर हम देखें, बहुत सारी चेंजेस आ गई। पॉलिटिकल सिचुएशन जो इंडिया में थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गई। तो जो उस वक्त का रूलर था मुगल्स का, उसका नाम था औरंगजेब। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ज़ाया किया डेक्कन वार्स में। तो डेक्कन एक इलाका था जिसमें जो कि मुगल एम्पायर के अंडर में था, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बहुत सारे रीजन्स आते थे। तो वहाँ पे वो रूल करते थे। तो वहाँ पे मराठास के साथ अक्सर उनकी जंग वगैरह होती रहती थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज ज़ाया हुए। तो उसके बाद औरंगजेब के मतलब मरने के बाद अगर हम देखें, वहाँ पे काफ़ी वीक सक्सेसर्स आए जो कि उस हुकूमत को संभाल नहीं पाए। तो वहाँ पे जो नोबल्स वगैरह, नवाब वगैरह थे, उनको अपॉइंट किया गया एज गवर्नर्स, या हम सूबेदार भी कह सकते हैं। अगर इंडिया की बात करें, जब औरंगजेब इंडिया में रूल कर रहा था, उस वक्त 22 सूबाज यहाँ पे थे जिन पे उनका रूल था। तो सूबाज का मतलब होता है प्रोविंसेस और स्टेट्स, और जो उनका हेड होता था गवर्नर, या उसको सूबेदार कहते थे। और तो वहाँ पे अगर हम देखें, जो रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी, वो उन्हीं गवर्नर्स के कंट्रोल में होती थी। तो रेवेन्यू को उस वक्त दीवानी कहते थे। दीवानी का मतलब होता है जो राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू, और इसके अलावा फौजदारी जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे, तो वो नवाब्स के हाथों में चली गई थी। इसके अलावा पीजेंट्स और जमींदार वगैरह जो होते थे, वो अक्सर रिवोल्ट उससे पहले भी करते थे, खासकर नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में। लेकिन पहले पहले जो मुगल रूलर्स थे, वो उसको संभाल लेते थे। लेकिन औरंगजेब के बाद जो वीक सक्सेसर्स आए, वीक रूलर्स आए, वो इन रिवोल्ट्स वगैरह को संभाल नहीं पाए। तो इस तरह से काफी ज्यादा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो हम कह सकते हैं रिसोर्सेज थे मुगल्स के हाथों में, वो उनके हाथों से छूटते गए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें, इसके अलावा जो अफगान रूलर्स थे उस वक्त के, नादिर शाह, उन्होंने दिल्ली पे हमला किया 1739 में, और काफी ज्यादा यहाँ पे जो वेल्थ वगैरह था उसको लूट लिया। इसके अलावा बहुत सारी जगहों को तबाह भी किया। तो उसके बाद बहुत सारे अफगान रूलर्स ने यहाँ पे अटैक किए, जिसमें और एक रूलर था अहमद शाह अब्दाली, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में 5 बार 1748 से लेकर 1761 तक काफी बार रेड्स किए, और इंडिया को उस वक्त हम कह सकते हैं कि जो दौलत वगैरह यहाँ पे हुआ करती थी, उसको लूट लिया। तो इसके अलावा अगर हम देखें, जो मुगल्स थे, उनकी एम्पायर में 2 किस्म के नोबल्स थे, जिसमें ईरानी ओरिजिन के कुछ थे, और तुर्कानी या तुरानी, जिसमें जो कि तुर्किश रीजन के मतलब डिसेंट के थे। हम कह सकते हैं यहाँ पे ईरानी नस्ल के और टर्किश नस्ल के, उन दोनों में आपस में बनती नहीं थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना मुगल एम्पायर्स को करना पड़ा, जो खास तौर पे औरंगजेब के बाद आए, जो कि इनके डिक्लाइन का एक काज बना। इसके अलावा इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, तो इसके बाद नई नई स्टेट्स वजूद में आई, जहाँ पे पहले पहले मुगल्स का दबदबा हुआ करता था, लेकिन 18th सेंचुरी में काफी ज्यादा हिस्से हो गए मुगल एम्पायर के। तो इसको हमने यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये जो ओवरलैपिंग हुई, किस तरह से, अगर सबसे पहले अगर बात करें
वो मुगल स्टेट्स या मुगल प्रोविंसेस या मुगल सूबाज, जिसमें अवध, बंगाल और हैदराबाद आता था, जो काफी ज्यादा पावरफुल सूबाज या प्रोविंसेस मानी जाती थी। तो इनको काफी ज्यादा आजादी दी गई थी, पहले से ही ये काफी ज्यादा पावरफुल भी थी। तो वहां पे जो गवर्नर्स रखे गए थे या सूबेदार रखे गए थे, उन्होंने मुगल्स के साथ अपने नाते तोड़ दिए और वहां पे वो खुद ही हुक्मरान बन गए। तो वो वहां के लोकल रूलर्स बन गए। लेकिन पहले पहले जब पावरफुल रूलर्स मुगल्स के हुआ करते थे, उस वक्त इन सूबास के जो गवर्नर्स थे ऐसी हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन बाद में वीक सक्सेसर्स के आने के बाद इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट करार दिया और इन जगहों पे वो रूलर बन गए। इसके अलावा वो स्टेट्स जिनको थोड़ी सी इंडिपेंडेंस हासिल थी और जो जिनको मुगल्स ने वतन जागीर दी थी। वतन जागीर एक्चुअली में ये वर्ड जो है, ये वो रूलर्स थे जिसमें बहुत सारे राजपूत घराने की प्रिंसेस वगैरह हुआ करते थे। तो इनको मुगल्स ने पूरी आज़ादी दी थी कि आप अपनी जगहों पे अपने इलाकों में रूल करो, लेकिन वहां पे जो टैक्सेस वगैरह है उसका हिस्सा आपको मुगल एम्पायर को देना पड़ेगा। लेकिन बाद में वीक सक्सेसर्स आने के बाद ये प्रिंसिपैलिटीज भी मुगल एम्पायर से अलग हो गई। इसके अलावा लास्ट ग्रुप जो इसमें आता है, जो स्टेट्स वगैरह मराठा, सिख्स एंड जाट्स के कंट्रोल में थी, जिनका साइज भी डिफरेंट हुआ करता था और जिनको इंडिपेंडेंस भी थोड़ी सी हासिल थी। लेकिन बाद में उन लोगों ने आर्मड स्ट्रगल के जरिए अपने इलाकों को आज़ाद कराया मुगल से और इन्होंने अपनी अलग स्टेट्स बनाई। मराठास ने अपनी अलग स्टेट्स बनाई, सिख्स ने और जाट्स ने अलग बनाई। तो इस तरह से नई नई स्टेट्स हम कह सकते हैं वजूद में आई। पहले पहले ये सब कुछ सभी एरिया जो थे मुगल एम्पायर के अंडर में आते थे। अब अवध, बंगाल, हैदराबाद, इसी तरह से राजपूताना स्टेट्स जिसमें गुजरात के कुछ रीजन्स, राजस्थान का पूरा इलाका अगर हम बात करें तो, इसके अलावा पंजाब, महाराष्ट्र, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन्स, वो धीरे धीरे करके आजाद होते गए। अगर यहाँ पे बात करें तो ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, तो ओल्ड मुगल प्रोविंसेस में की बात करेंगे यहाँ पे, जिनको हम पावरफुल स्टेट्स या सूबाज मानते थे, जिनमें से अवध, बंगाल एंड हैदराबाद हुआ करता था। तो इनको बनाने वाले जो मेंबर्स थे, अगर हम बात करें अवध में सादत खान, मुर्शिद कुली खान, बंगाल में आसफ जाह, हैदराबाद में ये वही नवाब्स थे या हम कह सकते हैं वही गवर्नर्स थे जिन्होंने इन इलाकों को इंडिपेंडेंट करार दिया और खुद वहां के रूलर बने। लेकिन पहले जब इन्होंने शुरुआत की थी एज मुगल गवर्नर्स, इन जगहों पे इन्होंने शुरुआत की थी। हैदराबाद आप सबको पता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, हैदराबाद इस वक्त आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कैपिटल है। लेकिन उस वक्त एक बहुत बड़ा रीजन था जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स आते थे। बंगाल, बंगाल में बांग्लादेश जो आज का है, वेस्ट बंगाल, आसाम वगैरह के रीजन्स आते थे। इस तरह से अवध, अवध की अगर बात करें तो जो यूपी के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें लखनऊ, कानपुर वगैरह आते हैं, तो उस इलाके को अवध कहते थे। तो ये ऑल थ्री हैड ऑक्यूपाइड हाई मानसबदारी पोजीशंस। अगर हम बात करें मानसबदारी सिस्टम, ये सिस्टम शुरू किया था मुगल एम्परर अकबर ने। तो इस सिस्टम के तहत जो मुगल्स थे वो खुद अपनी आर्मी जो थे, वो उनका रूलर जो था मतलब आर्मी को नहीं संभालता था। उन्होंने, मानसब का मतलब होता है रैंक और पोजीशन, तो इन्होंने बहुत सारे जो मिलिट्री ऑफिसर्स वगैरह थे, नवाब्स थे, उनको ये पोजीशंस दी थी। और उसके बाद उनको हम कह सकते हैं बहुत सारी ज़मीनें वगैरह अलॉट की थी और उनको कहा था कि आप अपनी आर्मी वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें, मानसबदार की तकरीबन कहा जाता है 33 ग्रेड्स इनकी हुआ करते थे, जिनको सैलरी जो थी वो नकद में दी जाती थी। और ये जो मानसबदार थे फिर खुद अपनी फौज वगैरह संभालते थे। तो इनके पास दो पोजीशंस होती थी। एक तो होता था रैंक और ज़ैत।
ज़ात भी उसको बोलते थे और रैंक भी। कुछ जो मानसबदार थे उनके पास 7,000 जो हम कह सकते हैं फौज रखने की ताकत हुआ करती थी, कुछ के पास 6,000, कुछ के पास 10, कुछ के पास 20। तो ये अलग अलग किस्म के रैंक्स के ऑफिशियल्स या मानसबदार काम करते थे मुगल्स के अंडर में। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि ये पावरफुल स्टेटस थी, तो आसफ जहा और मुर्शिद कुली खान के पास जो रैंक थी 7,000 की थी। इसी तरह से सादत खान के पास 6,000। इसका मतलब ये काफी ज्यादा पावरफुल स्टेटस थी और ये मानसबदार जो थी इनको काफी ज्यादा सैलरी भी मिलती थी। अब हमें एक एक करके इन सभी स्टेट्स के बारे में पढ़ना है। हैदराबाद के रिलेटेड भी पढ़ना है, अवध के रिलेटेड भी पढ़ना है और बंगाल के रिलेटेड भी पढ़ना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हैदराबाद से। तो वहां पे निजामुल मुल्क आसफ जाह उसने फाउंड किया हैदराबाद स्टेट जब वो मुगल से आजाद हुआ 1724 से लेकर 1748 तक। तो पहले उसको गवर्नरशिप दी गई थी अवध की, लेकिन बाद में उसको डेक्कन का चार्ज मिला। डेक्कन स्टेट को आज हैदराबाद बोलते हैं। तो 1720 से 22 तक आसफ जाह ने काफी ज्यादा वहां पे पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल हासिल किया, एडमिनिस्ट्रेशन को काफी ज्यादा मजबूत बनाया। और अगर हम बात करें वहां पर पे एक्चुअल रूलर बनने के लिए इसने काफी ज्यादा जदोजहद की, काफी ज्यादा हम कह सकते हैं इसके पास कॉरेज भी होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी एम्पायर से अलग होकर एक अलग स्टेट बनाने वाला था, जिसका ये अलग नवाब या रूलर बनने वाला था। तो उन्होंने क्या किया, आसफ जाह ने वहां पे जो सिक्योर्ड सोल्जर्स थे जिनको काफी अच्छी ट्रेनिंग वगैरह हासिल थी, इसके अलावा जो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले थे उनको वहां पे अपॉइंट किया और वहां पे उनको मानसबदार भी बनाया। जागीर्स वगैरह अलॉट की, बहुत सारे इलाके उनको अलॉट किए ताकि वो अपनी आर्मी वगैरह मेंटेन कर सके। तो वहां पे अगर हम बात करें मुगल एम्पायर को डिसीजंस के बारे में, इन सारे डिसीजंस के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन निजामुल मुल्क आसफ जाह ने ये डिसीजंस खुद ली थी और वहां पे अच्छे अच्छे लोगों को अपॉइंट किया था। तो अगर हम बात करें जो ये अलग अलग मानसबदार वहां पे मुगल एम्पायर के अंडर में काम करते थे, तो ये फौज वगैरह को भी संभालते थे, उनको सैलरी वगैरह भी देते थे। और जब मुगल एम्पायर को कभी फौज की जरूरत पड़ती थी, उस वक्त यही मानसबदार फौज वगैरह अपने एम्पायर को मतलब वहां पे भेजते थे और मैदानी जंग में वो एक साथ लड़ते थे। तो इसके अलावा द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज कॉन्स्टेंटली एंगेज इन स्ट्रगल अगेंस्ट द मराठास। तो हैदराबाद स्टेट पहले से ही मराठास के साथ स्ट्रगल में वाबस्ता थे, जैसे हमने पहले भी बात की। जब औरंगजेब रूलर थे तो उस वक्त डेक्कन में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल एंड मिलिट्री रिसोर्स को उन्होंने ज़ाया किया था, क्योंकि वहाँ पे एक तरफ से मराठास थी, दूसरी तरफ तेलुगु वॉरियर्स जो कि मुगल्स के साथ लड़ने के लिए तैयार हुआ करते थे। तो एक्चुअली में ये जो निज़ामुल मुल्क आसफ जाह था, ये चाहता था कि वहाँ पे जो रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज है उन पर वो कंट्रोल हासिल करे, क्योंकि अगर हम बात करें डेक्कन प्लेटू की, तो डेक्कन प्लेटू में ब्लैक सॉइल पाई जाती है जो कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। और इसके अलावा ईस्ट में वहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रगल का सामना निज़ामुल मुल्क आसफ जाह को भी करनी पड़ी मुगल से आज़ाद होने के बाद भी। इसके अलावा दूसरी स्टेट जो है वो है अवध। 1722 में बुरहानुल मुल्क सादत खान वहाँ पे सूबेदार बनाए गए या गवर्नर बनाए गए अवध के। और उसके बाद ये भी एक काफ़ी प्रॉस्पेरस रीजन था, अगर आपको याद हो, इंशाल्लाह आप आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ोगे। जो गंगा प्लेन्स वगैरह है, जो गंगा रिवर है, उसके अलावा उनकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह है, वहाँ पे जो रेगुलर फ्लड्स वगैरह आते हैं उस रीजन में, नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल मतलब पाई जाती है। और इसके अलावा ये एक रूट भी था, नॉर्थ इंडिया को बंगाल वगैरह से मिलाता था। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फाइनेंशियल एंड मिलिट्री अफेयर्स उस प्रोविंस में बढ़ाए। तो अगर हम बात करें, ये बुरहानुल मुल्क जो था, जिसका पूरा नाम था बुरहानुल मुल्क सादत खान, इन्होंने मुगल इन्फ्लुएंस अवध में ख़त्म करने के लिए काफ़ी जदोजहद की और वहाँ पे
काफ़ी अच्छे मतलब मुगल्स जो हाई ऑफिशल्स वगैरह थे उनको अपॉइंट किया, जिस तरह से डेक्कन के या हैदराबाद के नवाब ने किया था। और वहाँ पे उन्होंने जागीर की साइज भी कम कर दी, और वहाँ पे उन्होंने अपने जो लॉयल सर्वेंट्स वगैरह है, जो ऑफिशल्स वगैरह जिन पर भरोसा था बुरहानुल मुल्क को, उन्हीं को उन्होंने अपॉइंट किया। और वहाँ पे जो जागीर्स वगैरह उनको दी, वहाँ पे रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने के लिए भी उनको आज़ादी दी। इसके अलावा वहाँ पे जो स्टेट थी वो लोकल बैंकर्स और महाजनस जो बिजनेसमैन वगैरह थे उन पर डिपेंडेंट हुआ करती थी, उनके लोन्स पर, ताकि वो फौज वगैरह को सैलरी भी वक्त पे दे सके, जब तक वो रेवेन्यू वगैरह हासिल कर सके। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने टैक्स कलेक्शन के लिए वहाँ पे बिडिंग लगा दी, या हम कह सकते हैं हाईएस्ट बिडर्स को वहाँ पे अपॉइंट किया, ताकि वो एक साथ, फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट को कोई बहुत बड़ी हाईवे बनानी पड़ती है, तो ये किसी बड़ी फर्म को, बड़ी कंपनी को वहाँ पे बोली लगाने के लिए कहते हैं, जिसमें बहुत सारी जो कंपनीज है वो पार्टिसिपेट करती है। और उसके बाद वो कहते हैं कि हम रोड खुद बनाएंगे, और उसके बाद रोड बनने के बाद वहाँ पे टोल टैक्स जमा करेंगे 5 साल तक, 10 साल तक। फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा मुनाफा उससे कमाते हैं। तो यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल आपको समझा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इकबाल पार्क है, तो इकबाल पार्क को जम्मू कश्मीर बैंक ने बनाया था, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने उसको नहीं बनाया था। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक ने वहाँ पे टिकट्स लेनी शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल अगर जम्मू कश्मीर बैंक ने 1 करोड़ रुपये वहाँ पे खर्च किया था, फिर 10 साल तक उन्होंने वहाँ पे टिकट्स वगैरह ले ली। जो भी वहाँ पे एंटर होना चाहते थे उनको 5 रुपये या 10 रुपये देने पड़ते थे। इस तरह से उन्होंने मुनाफे के साथ वो पैसे कमा लिए। इसी तरह से जो टैक्स कलेक्टर्स थे, इन्होंने वहाँ पे बिडिंग की, और वहाँ पे आ, ये फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को 1 करोड़ रुपया देते थे ईयरली, और उसके बाद ये 1.25 करोड़ जमा करते थे। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इनको फ़ायदे मिले, और जो बैंक्स वगैरह होते थे वो इनको वक्त पे पैसे देते थे जहाँ पे भी इनको ज़रूरत पड़ती थी। और दूसरा, फार्मर्स के साथ भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनको आज़ादी दी थी, कि जिस तरह की उनकी ज़मीन वगैरह होगी उसी तरह से उनकी टैक्सेस वगैरह भी लिए जाएंगे, या जिस तरह से वो कारोबार करते हैं उसी हिसाब से उनकी टैक्सेस भी लिए जाएंगे, उनके साथ कोई ज़्यादती वगैरह नहीं होगी। अब यहाँ पे एक स्टेट रह गई बंगाल, और इसके अलावा भी और दो टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।